नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी करंट का, चाहे वो स्मॉल हो, मिली एम्पियर में भी हो, उसका पता लगाने के लिए, उसकी डिटेक्शन करने के लिए और मेजरमेंट करने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नॉन मेटेलिक इसकी कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग है इसकी चारों तरफ, ये नॉन मेटेलिक है, जैसे कि प्लास्टिक की हो गई या इस तरह की, जो यानी कि आप कह सकते हैं कि इंसुलेटर तरह का हो। और ये कवरिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि बाहर की जो एयर है वो जब रीडिंग लेते हैं, अंदर इसकी वर्किंग होती है, उसके साथ कॉन्टेक्ट में ना आए, क्योंकि ये मिली एम्पियर में करंट को मापता है, तो एक छोटी से छोटी रीडिंग का फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये इसको एनक्लोज किया जाता है एक कवरिंग के अंदर, ताकि जो बाहर की एयर की डिस्टरबेंस है वो अंदर ना पहुंचे। नीचे जो है बेस के साथ इसके स्क्रू लगाए जाते हैं। ये स्क्रू होते हैं, इनको हम लेवलिंग स्क्रू भी बोल सकते हैं, लेवल करने के लिए। तो लेवलिंग स्क्रू इनको बोलते हैं, क्योंकि अगर हमें एक अच्छा लेवल बनाना है तो इन स्क्रू की हेल्प से हम बना सकते हैं, इसका लेवल बना सकते हैं, तो इसलिए लेवलिंग स्क्रू इनको बोला जाता है। इसी तरह से जहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट के टर्मिनल को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसके टर्मिनल दिए होते हैं T1 और T2। ये दो टर्मिनल होते हैं जहां पर हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, ताकि हम रीडिंग को ले सके, जो भी करंट है उसको मेजर कर सकें। तो यहाँ T1 और T2 ये टर्मिनल होते हैं। और यहाँ पर सबसे ऊपर ये टॉर्जन हेड हम इसको बोलते हैं, H हम बोलते हैं टॉर्जन हेड। टॉर्जन हेड इसको क्यों बोला? क्योंकि जो कोयल होती है इससे हम अटैच करते हैं, और वो जो है इसी जो हेड पर, इसी पर अटैच करते हैं और यहीं पर वो ट्विस्ट करती है, तो इसलिए इसको टॉर्जन हेड बोला है। अब यहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं, जो टर्मिनल T1 है वो इस हेड से कनेक्टेड होता है, और ये जो हेड होता है हमारा एक कोयल के साथ अटैच होता है एक फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप के थ्रू। यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी होती है, ये जो स्ट्रिप होती है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोर ब्रोंज की स्ट्रिप। अब ये फॉस्फोर ब्रोंज की स्ट्रिप क्या होती है? ये हमारा कॉपर, टीन और जो हमारा फॉस्फोरस है उसका एलॉय होती है। तो एक तरह का एलॉय होता है जो फॉस्फोर ब्रोंज होता है, कॉपर एलॉय आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लगाया जाता है, उसके बाद एक कोयल को अटैच किया जाता है। जो एक कोयल होती है ये हमारी, हम मान लेते हैं कि ये PQRS हम इसको बोल देते हैं। और यहाँ पर देखिए एक टर्मिनल जो है इस कोयल का, अगर हम बात करें, जो फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप है यहाँ पर कनेक्टेड है। अब ये फॉस्फोर ब्रोंज की स्ट्रिप लगाई क्यों जाती है ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब ये एक तो करंट को सप्लाई करने का काम करती है, इसके अंदर से करंट भी सप्लाई हो जाता है। दूसरा, जब यहाँ पर टॉर्क क्रिएट होता है, कोयल जो हमारी रोटेट करती है, तो ये भी जो है यहाँ पर ट्विस्टिंग आएगी, तो ये उसको रिस्टोर करने का भी काम करती है। तो कई कारण होते हैं फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप लगाने के भी यहाँ। और जो दूसरा एंड होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है एक स्प्रिंग के साथ। ये जो स्प्रिंग होता है इसको हम बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। तो ये हो गया हमारा हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग का भी हमारा जो काम है वो क्या है? एक तो इसको पोजीशन में रखना, और एक जब यहाँ पर ट्विस्टिंग होगी तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर क्रिएट हो जाती है जो इसको वापस की पोजीशन पर ले आता है। और दूसरा, इसके अंदर से करंट भी पास हो जाता है। तो दो तीन काम होते हैं इस हेयर स्प्रिंग के भी। और ये जो हेयर स्प्रिंग होता है हमारा कनेक्टेड होता है फिर टर्मिनल T2 के साथ। तो इस तरह से इसके कनेक्शन बनाए जाते हैं। T1 के साथ ये टॉर्जन हेड का, टॉर्जन हेड फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप के साथ ये कोयल अटैच होती है, कोयल के दूसरे एंड के साथ स्प्रिंग अटैच होता है, और स्प्रिंग के साथ टर्मिनल T2 अटैच होता है। यहाँ पर एक नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम लिया जाता है जो यूजुअली ब्रास का बना होता है, और उसके ऊपर इस पूरी कोयल को वाउंड हम करते हैं, यानी कि कई टर्न होती हैं, इस नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर उसको वाउंड किया जाता है। अब ये रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है जैसा हमने यहाँ पर दिखाया है, और सर्कुलर शेप का भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू ये जो कोयल है उसके ऊपर बेस हम रखते हैं कि किस तरह की हमें ये बनानी है। रेक्टेंगुलर बनानी है तो ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा, सर्कुलर बनानी है तो ये सर्कुलर शेप का होगा। और इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर को रखा जाता है। ये क्या है?
सॉफ्ट आयरन कोर होती है। अब इस सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक तरह का जो सॉफ्ट आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है, इसको इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये जरूरी हो जाता है। क्यों? अगर हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से यहाँ पर वर्किंग भी होगी, तो इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर का यहाँ पर यूज किया जाता है। और एक और बात ध्यान रखनी है, इस कोर को इस तरह से यहाँ पर रखा जाता है कि जब ये कोयल यहाँ पर रोटेट करती है तो वो इसके साथ टच ना हो, तो इस तरह से इसको यहाँ पर रखा जाता है। और इसके जो दोनों तरफ मैग्नेट लगाए जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, और इस तरह के सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं, यानी कि इस तरह की शेप की होते हैं, इस तरह की दोनों तरफ। यहाँ पर ये नॉर्थ होता है और यहाँ पर ये साउथ होता है। तो यहाँ से जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं और वो इसको कट करती हुई चलती हैं, यानी कि ये जो कोयल है ये जो इसके बीच में रखा है। और यहाँ पर अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो अलग प्रकार का आपको यहाँ पर दिखता है, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर एक मिरर लगाया जाता है, जैसे आपने लैब के अंदर देखा होगा तो एक मिरर होता है, कनकेव शेप का मिरर होता है, जिसके थ्रू हम जो है अंदर रीडिंग देख सकते हैं कि जो भी रीडिंग चल रही है। चलिए इसका टॉप व्यू देखते हैं एक बार। यहाँ पर जो मैग्नेट है ये नॉर्थ साउथ दिखाए गए हैं, इस तरह के मैग्नेट होते हैं नॉर्थ साउथ, और इनसे जो अगर हम इनके मैग्नेटिक लाइंस देखें तो इस तरह की ये होती हैं, रेडियली आप कह सकते हैं, ये रेडियली होती हैं। इस तरह से आप इनकी यहाँ से नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जा रही है। बीच में ये जो हमने दिखाया है ये हमने सॉफ्ट आयरन कोर को दिखाया है, जो सॉफ्ट आयरन कोर है, और इसके ऊपर ये कोयल को दिखाया गया है। अब ये जो कोयल का प्लेन है एक तरह से देखें टॉप व्यू में, तो ये इसके जो है पैरेलल ही रहता है, तो इसलिए ये रेडियली इस तरह के ये चूज किए जाते हैं सिलेंड्रिकल टाइप में जो कि मैग्नेट होते हैं, ताकि ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना रहे और कोयल किसी भी पोजीशन पर हो वो इसके पैरेलल ही रहे, इन लाइंस के पैरेलल ही रहे। अगर हम रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंटर अटैच होता है, जो एक कोयल है अगर हम इसको इस तरह से बना लें और यहाँ पर एक पॉइंटर अटैच होता है इस तरह से। ये पॉइंटर जैसे ही कोयल रोटेट करेगी, यहाँ पर ट्विस्ट करेगी, तो ये पॉइंटर भी हमारा घूमेगा। और यहाँ पर एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है जो भी हमें मेजरमेंट करनी होती है, तो ये जो पॉइंटर है यहाँ पर हमें रीडिंग दे देता है। तो देखिए थोड़ी सी भी ट्विस्टिंग होगी तो यहाँ पर एक तरह से लिवरेज भी की गई है। लिवरेज का मतलब क्या है कि थोड़ी सी यहाँ पर अगर हल्की सी भी मूवमेंट होगी तो ये जो पॉइंटर है काफी मात्रा में डिफ्लेक्ट करेगा। एक तरह की लिवरेज कह देते हैं इसको, कि ज्यादा अमाउंट में हमें यहाँ पर रीडिंग देखने को मिल जाती है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से जैसे ही ये कोयल यहाँ से ट्विस्ट होगी थोड़ी भी, तो यहाँ पर हमें रीडिंग मिलेगी। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जब हमने एक रेक्टेंगुलर कोयल हमने ली थी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उसको रखा था, जैसे PQRS हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें से जो करंट था इस तरह से फ्लो कर रहा था। इसमें भी जो है करंट की डायरेक्शन हम ले लेते हैं, तो करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से ये सारी वाइंडिंग में जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो वहां पर हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी हमारे पास, तो यहाँ पर एक अप की तरफ फोर्स लगती थी, एक डाउन की तरफ फोर्स लगती थी अगर हम किसी एंगल पर इसको लेते थे, पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम सीधा यहाँ पर देखें जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में एंगल देखें, थीटा जो था हमारा 180 डिग्री होता है यहाँ पर। और अगर हम जो करंट की डायरेक्शन की तरफ देखें और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें और फोर्स की डायरेक्शन देखें, तो यहाँ पर इन दोनों आर्म्स पे ये कट आउट हो जाती थी, लेकिन इस पर लगती थी हमारी, इस पर लगती थी, इस पर बाहर की तरफ लगती थी और इस पर अंदर की तरफ लगती थी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें ये कोयल के अंदर जो है कपल क्रिएट होता दिखता था और इसकी रोटेशन हमें मिलती थी। यहाँ थीटा 180 था। अगर हम इस पोजीशन की बात करें, करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, यहाँ थीटा 0 डिग्री था। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और ये पोजीशन इसकी आर्म इस तरह से थी, या करंट इसमें से इस तरह से फ्लो कर रहा था, तो ये 90 डिग्री था एंगल इन दोनों के बीच में। यहाँ पर भी 90 डिग्री था। ये पहले लेक्चर में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था टॉर्क के लिए। टॉर्क के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, वो हमारे पास क्या था, NIBA sin अल्फा, यही निकाला था। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के केस में लिखेंगे,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो m होती है वो किसके बराबर होती है, NIA के बराबर। ये भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो NIA को आप m लिख सकते हैं और यहाँ पर यानी कि ऐसे लिख सकते हैं m क्रॉस b, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रोल भी आता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या, आप इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉइल है इस तरह से और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर ये एरिया A है, I करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है इसकी बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ अगर डायरेक्शन देखें, यानी कि m जो होता है I इंटू A होता है। अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो NIA हो जाता है। तो यही हमने देखा था। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जो कॉइल का प्लेन है अगर हम देखें और इसका जो एक परपेंडिकुलर होगा, जैसे हमने ये जो है बाहर की तरफ लिया है, इसके अंदर भी अगर हम इसी तरह से ले, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो ये हमेशा रहेगी कॉइल, जैसे कि ये इस पोजीशन में आ गई, इस पोजीशन में आ गई, किसी भी पोजीशन में आ जाए, मान लीजिए और थोड़ी टिल्ट हो गई, इस कॉइल की बात कर रहे हैं, पहली पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, थर्ड पोजीशन ये है। अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो तो इस पैरेलल ही रहेगी इसकी, क्योंकि ये रेडियली है, इसी तरह से मैग्नेट चूज किए गए हैं। तो यहाँ से भी ये पैरेलल रहेगी, यहाँ से भी ये पैरेलल रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो एक हमारा जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की बात करें तो वो जो है इसके परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल। जैसे एरिया वेक्टर क्या होता है हमारा आउटवर्ड की तरफ होता है, ये हमने जाना था। तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, यानी कि यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा। तो यहाँ पर B और जो एरिया वेक्टर है इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, कोई भी पोजीशन हो इस कोयल की। तो ये आप समझ गए होंगे, हमने 3 पोजीशन देखी। एक पोजीशन मान लीजिए ये है, दोबारा से समझिए, ये B की पोजीशन है। तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड की तरफ, इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री का। पोजीशन इसकी मान लीजिए इस तरह से आ गई, चेंज हो गई। तो ये जो है ये तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ही रहेगी, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो तो अभी भी इसके परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि वो आउटवर्ड होगा। तो इस तरह से ये फिर से 90 डिग्री, कोई भी पोजीशन हो जाए कोयल की, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रहेगा और जो एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर रहेगा। तो यानी कि ये जो अल्फा है यहाँ पर हमें यूज करना है 90 डिग्री। अल्फा हमेशा 90 डिग्री रहेगा B और A के बीच में जो एंगल रहेगा। तो इसीलिए जो हमारा टॉर्क है, अगर हम टॉर्क की बात करें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है NIBA। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है क्योंकि अल्फा हमारा 90 डिग्री रहेगा। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही हमने इस कॉइल को फ्रीली सस्पेंड कर रखा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर हमने देखा एक टॉर्क क्रिएट होगा, कपल क्रिएट होगा, जैसे हमने इसके अंदर समझा। तो यहाँ पर जैसे ही टॉर्क क्रिएट होगा तो यहाँ पर ट्विस्टिंग आएगी, फोर्स जो ब्रोंज हमने स्ट्रिप ली है इसमें ट्विस्टिंग आएगी। वो ट्विस्टिंग जो है हम मान लेते हैं कि वो थीटा आती है, कि थीटा इसके अंदर ट्विस्ट आया। जैसे ही कॉइल को एक कपल मिला तो यहाँ पर ट्विस्ट हुआ, ये जो फोस्फोर ब्रोंज जो स्ट्रिप थी वो इसके अंदर जो थीटा आया वो ट्विस्ट आया। अब जैसे ही इसके अंदर ट्विस्ट आया तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स भी क्रिएट होगी जो बिल्कुल उल्टी होगी, जो इसको इसकी पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगी। यानी कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी, बात उसकी कर रहे हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क की। तो वो हमारा क्या होगी, वो हमारी होगी K इंटू थीटा, K इंटू थीटा। अब K क्या है, K हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द फोस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप। तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क हमारी क्या हो जाएगी, K इंटू थीटा। थीटा क्या आया था, जो कि ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है इस फोस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप में रोटेशन ऑफ द कोयल के कारण। और K क्या है, K है हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द फोस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप। तो रिस्टोरिंग टॉर्क हमारी K इंटू थीटा के बराबर हो गई। अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होगी, जो ये डिफ्लेक्शन हुई है, यहाँ जिस टॉर्क ने डिफ्लेक्ट किया है रिस्टोरिंग टॉर्क उसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो उसको अपनी पोजीशन पर वापस ला पाएगी। तो डिफ्लेक्शन वाली टॉर्क हमारी ये है, रिस्टोरिंग टॉर्क हमारी ये है। तो आप इसको पुट कर सकते हैं बिल्कुल की इक्वल है ये, यानी कि NIBA जो है हमारी वो आ जाती है K थीटा के इक्वल इन दोनों रिलेशन से। ध्यान दीजिएगा ये तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जिसने डिफ्लेक्शन क्रिएट की है कोयल के अंदर और यहाँ ट्विस्टिंग आई।
तो ये हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गई, लेकिन इसके कारण से रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हुई। रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगी इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होगी, तभी वो उसको पोजीशन पर लेकर आएगी, तो इसलिए दोनों हमारी बराबर होंगी। अब यहां से अगर हम आई की वैल्यू को निकाल लें, जो करंट की वैल्यू है उसकी वैल्यू को निकाल लें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास k डिवाइड बाय NBA इंटू थीटा, यही आ जाएगा आई की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास। अगर हम यहाँ NBA को यानी कि ये K बाई NBA को G मान लें, G क्या है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मान लेते हैं, तो I जो है हमारा किसके बराबर हो जाता है, G थीटा के बराबर हो जाता है, G थीटा के बराबर। और यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के बराबर हो जाता है। इससे आप समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं। यहां से हमें पता चला कि जो करंट है और वो जो थीटा है, थीटा क्या है जो कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर जो ट्विस्ट आया था, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप ये तो आपने ये प्रूव कर दिया। अब ये जो सारी टर्म है ये हमें याद रखनी है कि जैसे किस तरह से ये 90 डिग्री हमने लिया तो इसके बराबर आया, रिस्टोरिंग टॉर्क इसके बराबर आया। तो यहाँ पर दो टर्म और आती हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी क्या है, पहले चले इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। जो प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आप सब कुछ समझ गए होंगे। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर टॉर्क क्रिएट होता है या एक्सपीरियंस करता है वो एक टॉर्क, जो हमने अभी देखा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं करंट सेंसिटिविटी की। करंट सेंसिटिविटी है क्या, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। तो करंट जो सेंसिटिविटी है इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, इसको हम IS से डिनोट करते हैं, तो थीटा बाई आई होगा डिफ्लेक्शन और जो पर यूनिट जो करंट फ्लो हुआ है उसके अंदर से पास किया है। तो हमें आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आई की वैल्यू हमने निकाली थी K डिवाइड बाय NBA इंटू थीटा, यही वैल्यू निकाली थी अभी पीछे एक्सप्रेशन में। तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे, ये यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास NBA बाई K आ जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। और अगर इसकी हम यूनिट की बात करें करंट सेंसिटिविटी की, तो ये थीटा क्या है हमारा रेडियन में होता है और करंट किस में होता है एम्पियर में, तो रेडियन पर एम्पियर आप ले सकते हैं इसकी यूनिट। तो ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर जब आप एक यूनिट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब हमें पता है गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल होते हैं T1 T2, तो यहाँ पर अगर आप यूनिट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है गैल्वेनोमीटर में, वो हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब ही ये है कि आप जब उसको करंट देंगे या वोल्टेज देंगे तो डिफ्लेक्शन कितनी हो रही है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जब वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, करंट सेंसिटिविटी जब आप करंट प्रोवाइड करेंगे तो कितनी डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर Vs जो है यानी कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है तो वो हो जाएगी हमारी थीटा बाई वी, जैसे ये थीटा बाई आई था हमारे पास। इसकी यूनिट की बात करें तो वो हमारी हो जाएगी रेडियन पर वोल्ट, जैसे यहाँ पर रेडियन पर एम्पियर था रेडियन पर वोल्ट हो जाएगी, यूनिट आप निकाल सकते हैं। अब V जो होता है हमारा वो होता है I इंटू आर के बराबर, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, तो थीटा जो हो जाएगा यहाँ I इंटू आर हो जाएगा और I की वैल्यू यही पुट कर देंगे। I की वैल्यू जब हम यही पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NBA डिवाइड बाई यहाँ K इंटू आर आ जाएगा। जब I की वैल्यू पुट की थीटा से थीटा कैंसल आउट हो ही जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए NBA बाई K जो है IS के बराबर है, तो NBA बाई K जो है इसको आप IS के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि जो करंट सेंसिटिविटी है तो IS बाई R, तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय जो R क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसके बराबर आ जाती है। तो ये हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई, ये भी क्लियर है। उसके बाद हम कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू को निकालें, क्योंकि डिफ्लेक्शन की वैल्यू को निकालें जो थीटा है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा NBA बाय K इंटू आई, यही आएगा। यहाँ से थीटा की डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, एक सिंपल सी बात है,
सेंसिटिविटी का मतलब है कि जैसे ही आपने करंट या वोल्टेज अप्लाई की तो उसके अंदर बहुत सारी डिफ्लेक्शन आ जाना, लार्ज डिफ्लेक्शन देना पॉइंटर का। तो अगर स्मॉल करंट पास करें या स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करें वो सेंसिटिविटी होती है। हायर सेंसिटिविटी का मतलब है कि थोड़ी सी आपने करंट दिया, काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल गई, थोड़ी सी वोल्टेज दी, काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल गई, वो चीज सेंसिटिविटी उसकी होती है। तो यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन की बात करें वो इसके प्रोपोर्शनल है एक तरह से NBA इंटू आई और डिवाइड में के, यानी कि नंबर ऑफ टर्न को अगर आप बढ़ा दें तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, एरिया को बढ़ा दें तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, करंट को बढ़ा दें तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन के को हमें कम करना है, के हमारा स्मॉल होना चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं कि जो एन है क्या, एन जो होती है नंबर ऑफ टर्न्स, जो कोयल की नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जैसे कि इस तरह से आप कितनी नंबर ऑफ टर्न्स जो है दे रहे हैं कि वाउंड कर रहे हैं। तो एन को आप एक लिमिट में ही रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, एक तो जो गैल्वेनोमीटर है वो बल्की हो जाएगा काफी, और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम लिमिट में रख सकते हैं, बियॉन्ड द लिमिट हम इसको नहीं कर सकते। तो एन के बारे में तो हमने ये देखी कि कंडीशन जो है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के लिए एन को हम एक लिमिट में ही रख सकते हैं। बी को मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो बी की वैल्यू को कितना भी बढ़ाया जा सकता है अगर जिस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लें। उसके बाद अगर हम बात करें एरिया की वैल्यू की, तो एरिया की वैल्यू भी अगर हम बात करें कि हम एक लिमिट तक ही जा सकते हैं इसमें भी, क्योंकि अगर आप एरिया को बढ़ाते रहेंगे, जो कोयल का एरिया है तो वो क्या होगा, बल्कि हो जाएगा दोबारा से, और फिर से उसकी जो सेंसिटिविटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा, तो वो चीज हो जाएगी। अब जो के है, के हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर, जो के होता है कि कौन से तरह का मटेरियल आपने लिया है। जैसे यहाँ पर हमने फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप का यूज किया है, यहाँ पर ये फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप का यूज किया है ना, इसी तरह से क्वार्ट्ज का भी आप यूज कर सकते हैं। के को संभाल रखना चाहते हैं तो इसीलिए हम इन्हीं स्ट्रिप का यूज करते हैं, क्योंकि जो के की वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है फॉस्फोर ब्रोंज के लिए और क्वार्ट्ज के लिए। तो इसीलिए अगर हम डिफ्लेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो के को हमें स्मॉल रखना है, और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसलिए हम जो यूज करते हैं फॉस्फोर ब्रोंज या फिर क्वार्ट्ज का यूज करते हैं, क्योंकि इनके लिए के की वैल्यू काफी स्मॉल होती है। तो ये था हमारा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।